ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जिंदगी सुबह सुबह में। बात करते हैं एक अनोखे परिवार की। जिंदगी की आपाधापी में आज लोगों के पास अपनों के लिए वक्त तक नहीं है। लोग एक ही परिवार में रहने की बजाय अलग रहना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन अजमेर में एक परिवार ऐसा है जहां एक ही छत के नीचे 70 लोग रहते हैं। सुख और दुख में अपनों के होने का एहसास कैसा होता है, ये कोई इस परिवार से पूछे। जिंदगी की आपाधापी में जहां लोगों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, वहीं अजमेर के बोड़भाई गांव के इस परिवार में 70 से ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में अपनों के साथ खड़े होते हैं। माँ का परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बहुत प्रेम काम करे, बहुत प्रेम रेवे अच्छी तरह। जो भाई साहब ने जो भी काम कहे, कोई बड़ो काम तो भी ना बड़े वाला ने पूछ के काम करे। सब बहुत अच्छी औरतें हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। काम भी बहुत ध्यान से करते हैं, मतलब बड़े के रिवाज से बड़े, छोटे के रिवाज से। परिवार के मुखिया हरजीत सिंह 5 भाई थे, जिनमें 2 अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाकी 3 भाइयों में हरजीत सबसे बड़े हैं और सभी उनका कहना मानते हैं। कोई गोबर डाल रही है, कोई रोटी बना रही है, कोई कपड़ा धो रही है। सबको अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है भाई, अपने अपने काम में वापस हो। और कोई कमी हो तो हमें बताओ। दादाजी बोल देते हैं जी, ये हमारे पीछे बैठे हैं हरजीत सिंह जी, ये जो बोल देते हैं सब इनके आदेश की पालना करते हैं और कोई भी इनके खिलाफ नहीं आता है। जो ये बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर है। ये परिवार एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो बदलते वक्त के साथ रिश्तों की अहमियत ही भूलते जा रहे हैं और अपनों से कहीं दूर आशियाना बनाने में यकीन करते हैं। खबर भारती के लिए अजमेर से दीपक दाधीच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाकी ऐसे परिवार आजकल देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेल खबरों की। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर के मुताबिक वो टीम में पद को लेकर परेशान नहीं हैं। चेन्नई में अभ्यास शिविर के दौरान गंभीर ने कहा कि उनका काम एक खिलाड़ी होने के नाते शानदार प्रदर्शन करना है। ऐसे में पद को लेकर उनके मन में कोई चिंता नहीं है। साथ ही गंभीर ने कहा कि जीत का श्रेय पूरी टीम के साथ सभी स्पोर्ट्स स्टाफ को भी मिलना चाहिए। बीसीसीआई और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के बीच दूरियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। खबरों के मुताबिक कपिल एक पत्र लिखकर बीसीसीआई से माफी मांग सकते हैं। इससे पहले बीसीसीआई से बगावत करने वाले पूर्व क्रिकेटर किरण मोरे ने भी बोर्ड से माफी मांगी थी। ऐसे में अगर कपिल बोर्ड के सामने झुकते हैं तो उनको बीसीसीआई की तरफ से वो सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी जो एक पूर्व कप्तान को बोर्ड की तरफ से दी जाती है। एटीपी वर्ल्ड टेनिस रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी अपने पुराने स्थान पर कायम है। पुरुष डबल्स रैंकिंग में लिएंडर पेस 5वें, रोहन बोपन्ना 14वें और महेश भूपति 15वें स्थान पर हैं। लंदन ओलंपिक में पेस के जोड़ीदार विष्णुवर्धन 9 स्थान के नुकसान के साथ 270वें पायदान पर पहुंच गए हैं। वहीं महिलाओं के डबल्स में सानिया मिर्जा पहले की तरह 18वें स्थान पर विराजमान है, जबकि सिंगल्स में उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ है। भारतीय महिला कराटे खिलाड़ी नंदिनी परमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर और कैडेट एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कराटे चैंपियनशिप में पदक जीता हो। उज्बेकिस्तान में चल रही इस प्रतियोगिता में कुल 25 देशों के खिलाड़ी अपना दमखम साबित कर रहे हैं। फिल्म निर्देशक करण जौहर को लंदन ओलंपिक के लिए खास न्योता मिला है। 27 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए करण के अलावा देश में ये विशेष निमंत्रण सिर्फ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिला है, जबकि लंदन ओलंपिक के आयोजकों ने दुनिया भर में 506 लोगों को स्पेशल इन्विटेशन भेजा है। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई वनडे सीरीज कैरिबियाई टीम ने 4-1 से अपने नाम कर ली है। 5 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने 20 रनों से जीत हासिल की। 5वें मुकाबले में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन बनाए। जवाब में 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की पूरी टीम 221 रनों पर ही सिमट गई। वनडे सीरीज के बाद अब दोनों टीमें 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में आमने सामने होंगी। तो ये तो थी खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें और अब वक्त है आपसे आज का सवाल पूछने का। भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल के अंत में 3 वनडे और 2 2020 मैच की सीरीज खेली जाएगी।
आज का सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार द्विपक्षीय सीरीज कितने वर्ष पहले हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं A2, B5, C4 और D7। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब पता चल गया होगा। और अगर आपको जवाब पता चल गया है तो आप हमें फ़ोन करके इस सवाल का जवाब बता सकते हैं। हमारा नंबर है 0120476833 या फिर 34 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सवाल का सही जवाब देने वाले का नाम प्रोग्राम के अंत में ज़रूर बताया जाएगा, तो जल्दी से आप हमें फ़ोन कीजिए और बताइए सवाल का आखिर सही जवाब है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गज़ल सम्राट मेहदी हसन की। अपनी गज़लों से सबके दिलों पर राज करने वाले हसन साहब का आज जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर देखिए ये छोटी सी पेशकश। इस गजल को सुनकर एक बार फिर वो याद आए। मेहदी हसन साहब की गजलों में से एक ये गजल, जिसे सुनकर हसन साहब से जुड़ी यादें ताजा हो गई। रफ्ता रफ्ता हो मेरे हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता अपनी गजलों से सबके दिलों में बस गए। रफ्ता रफ्ता गजल सम्राट बन गए। मेहदी हसन को गायकी विरासत में मिली थी। सुरों की देवी लता मंगेशकर जी ने हसन साहब के बारे में एक बार कहा था कि उनके गले में साक्षात भगवान बसते हैं। पत्ता पत्ता जाने है बूटा बूटा। मेहदी साहब का परिवार संगीतकारों का परिवार था। उनकी कई पीढ़ियां संगीत से जुड़ी थी और हसन साहब ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने पिता अजीम खान और चाचा इस्माइल खान से संगीत सीखा। 18 जुलाई 1927 को राजस्थान के लूणा गांव में जन्मे मेहदी हसन भारत पाक बंटवारे के बाद अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए। पैसों की तंगी के चलते हसन साहब ने एक मैकेनिक बनकर भी काम किया, लेकिन अपने गाने के शौक को नहीं छोड़ पाए। उन्होंने रेडियो स्टेशन पर गाना शुरू किया। पाकिस्तान और भारत के साथ ही कई देशों में लोग उनकी गजल को पसंद करने वाले बढ़ते गए। मेहदी हसन को गजल सम्राट के नाम से जाना जाने लगा। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए हसन साहब की गजलों का असर हिंदी सिनेमा पर भी हुआ। उनकी गजलों को फिल्मों में भी गायकों ने गाया और उनसे प्रेरित होकर कई गाने भी बने। लेकिन हसन साहब की आवाज में कोई गाना हिंदी फिल्मों में नहीं मिलता है। 80 के दशक में बीमारी के चलते हसन साहब ने गाने से दूरी बना ली। अपनी बीमारी के बावजूद 2010 में लता जी के साथ उन्होंने अपना पहला युगल गीत गाया, जो शायद उनका आखिरी गीत है। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है, तेरा मिलना। हसन साहब का भारत से खास लगाव था। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने भारत आने की इच्छा जताई थी। वो भारत आकर अपनी मिट्टी को छूना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। अपनी इच्छा मन में लिए ये गजल सम्राट 13 जून 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। जिंदगी तो सभी प्यार किया करते हैं। फिलहाल हम यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद देखेंगे बॉलीवुड की खबरें। साथ ही बताएंगे आपके शहर के मौसम का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ।